सबसे पहले आप अपने अंदर का डर निकाल दीजिए कि संस्कृत हुआ है, हम कर नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे, अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, दुनियादारी। पढ़िए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे, संस्कृत की जो क्लासेस दी जा रही है वो पढ़िए। बेहतरीन क्वालिटी की आपकी क्लासेस हम करा रहे हैं, ट्रिकी वीडियो भी दे रहे हैं। संस्कृत के 100 से ज़्यादा क्लासेज हैं, उनको देखिए। लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में, ऊपर आई बटन में, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को आपको शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। 500 क्वेश्चंस की हम सीरीज चला रहे हैं संस्कृत पेडागोजी, सीटेट, एमपीटेट, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्यः यदा कदा, अनियमित रूपेण, रात्रि समय या फिर नियमित रूपेण। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछा जा रहा है कि मौन वाचनस्य यानी मौन वाचन अभ्यास होना चाहिए कभी कभी, यदा यदा का मतलब है कभी कभी होना चाहिए, अनियमित रूपेण मतलब अनियमित रूप से, रात्रि समय मतलब रात्रि के समय, नियमित रूपेण मतलब लगातार नियमित रूप से। तो मौन वाचन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके अधिगम में। मौन वाचन आप करते हैं, कई बार मन में आप चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना। तो इसका क्या रोल होता है? नियमित रूपेण। घबराइए नहीं, संस्कृत बहुत टफ नहीं आती है। जो आपने हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो आपने बाल विकास के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन्हीं प्रश्नों को ट्रांसलेट करके यहाँ पे पूछा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आप प्रश्न का अर्थ निकाल पाएं, लेकिन अगर आप कुछ कुछ चीज़ों को समझ जाते हैं तो आंसर आप पहचान जाएंगे। जैसे यहाँ पे मौन वाचनस्य लिखा है तो आप ये समझ गए कि मौन वाचन के संबंध में प्रश्न है। अभ्यास लिखा है तो अभ्यास के संबंध में है। भवितव्य का मतलब नहीं भी समझ पा रहे तब भी आपका काम यहाँ से चल जाएगा कि मौन वाचन अभ्यास के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। क्या मौन वाचन लगातार होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, नियमित रूपेण होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये हिंदी में क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन हमने हिंदी में लिए हैं ये बताने के लिए आपको कि ये जो प्रश्न आपको हिंदी में दिखाई दे रहे हैं यही प्रश्न ट्रांसलेट करके संस्कृत में पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। पूछा जा रहा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब इसको संस्कृत में क्वेश्चन ट्रांसलेट किया जाएगा तो पूछा जाएगा भाषा अर्जना और भाषा अधिगमा, ठीक है, संदर्भेण निम्नलिखित, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा और लिखा होगा असमीचीन। कौन सा विकल्प असमीचीन है? सही नहीं का मतलब संस्कृत में लिखा होगा असमीचीन, ठीक है। निम्नलिखितेषु विकल्पेषु असमीचीन, ऐसे आपसे पूछेगा। पहला ऑप्शन है भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर जोर रहता है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम प्रयत्न साध्य होता है जबकि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। ये प्रश्न हिंदी पेडागोजी का है, संस्कृत में भी ये पूछा जा सकता है ट्रांसलेट करके, इसलिए हमने इसको रखा है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कथन सही नहीं है। संस्कृत में इस चीज को लिखा जाता है असमीचीनः विकल्पः। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर आएगा भाषा अधिगम का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। ये उत्तर जो है इसका कथन सही नहीं है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको उत्तर मिलेगा पहला ऑप्शन। तीसरा प्रश्न देखिए, भाषा, अभी आपको बाकी के जो सारे क्वेश्चन है वो आपको संस्कृत में ही मिलेंगे। 2-3 क्वेश्चन हमने रखे हैं इसमें, स्टार्टिंग के जो हिंदी में हैं। तीसरा प्रश्न है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरीके का सीखना नहीं हुआ, जबकि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि अगर बच्चा गलतियां कर रहा है सीखने के दौरान तो वो एक अधिगम का हिस्सा है, उसको हमें पॉजिटिव देखना चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चा कुछ सीख रहा है। अगर गलतियां कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं बता पा रहे हैं, फिर आपको हम बताते हैं, इसका मतलब है आप कुछ सीख रहे हैं। तो ये तो इसका उत्तर होगा नहीं, सही कथन आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है सीखने के किसी भी स्तर पर सीखना संवेगात्मक तत्वों से प्रभावित नहीं होता, जबकि प्रभावित होता है। जैसे आपकी तबीयत खराब हो, संवेगात्मक रूप से आप संतुलित ना हो तो क्या आपका पढ़ने में मन लगेगा? क्या आप चीज़ों को सीख पाएंगे? उत्तर आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। सीखना मूलतः मानसिक क्रिया है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो बेहतर ऑप्शन क्या मिला आपको यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एनसीएफ 2005 अनुसार काल्पनिक चिंतनार्थम एवं चा साक्षरता द्वारा ज्ञानार्जनम मन्यते। एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन और साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जन क्या कहलाता है? शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, द्वितीय भाषा, सेकेंडरी लैंग्वेज, मातृभाषा यानी मदर टंग,
डी ऑप्शन है तृतीय भाषा यानी थर्ड लैंग्वेज कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब मिलेगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार चिंतन की पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए जिससे बच्चे को ज्ञान मिलता है? सबसे पहले कल्पना, चिंतन एवं साक्षरता द्वारा ज्ञान का अर्जन करना मातृभाषा के अंतर्गत शामिल होता है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चंस जो आपको कराया जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यम किम अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि विजयः एतादृशः प्रश्नः। ये किस प्रकार का प्रश्न है? रीतियुक्त, सहजा, विवरणात्मक या फिर आलंकारिक। भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्यम किम। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने प्रश्न यहाँ पे क्या है कि आपने पूछा हमारा लक्ष्य क्या है। भवान पृच्छतुम अस्माकं लक्ष्यम क्यों, मतलब क्या हुआ? आपने पूछा हमारा लक्ष्य क्या है। अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि, मैंने एक शब्द में उत्तर दिया कि विजय, अर्थात विजय प्राप्त करना क्या है, हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है किस प्रकार का प्रश्न है? क्या ये रीतियुक्त प्रश्न है, सहज प्रश्न है, आलंकारिक प्रश्न है या फिर विवरणात्मक? तो देखिए यहाँ पे विवरण तो दिया नहीं जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो विवरणात्मक तो होगा नहीं। आलंकारिक, कहीं पे भी अलंकार का भी कोई प्रयोग नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। रीतियुक्त हो सकता है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये सहज प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सा उत्तर दिया गया है, तो ये प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? सहज प्रश्न होते हैं। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। 500 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे संस्कृत में, ये वीडियो देखिए और प्रीवियस 80+ वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है उनको देखिए। 25+ आप स्कोर करेंगे 30 में से, अगर आप सारे वीडियोस को देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जरूर। और हाँ, पेपर में संस्कृत को लास्ट में मत करिएगा, ठीक है, ये गलती मत करिएगा, बीच में कर लीजिएगा। ऐसा ना हो सबसे लास्ट में आप करने बैठे तब आपके पास टाइम ही ना बचे, ये आपको नहीं करना है। भाषा अधिगमने बहुभाषिक तत्वम भवति, भाषा अधिगमन में बहुभाषिक तत्व क्या होते हैं? भार होते हैं, बाधा होते हैं, पद्धति होते हैं या फिर परम स्वम। हिंदी पेडागोजी में आपने क्वेश्चन ये पढ़ा होगा कि भाषा अधिगम में बहुभाषिकता को किस तरीके से हम देखते हैं, क्या बाधा के रूप में देखते हैं, भार के रूप में, पद्धति के रूप में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगर आप बुक्स में देखेंगे इसका आंसर आपको कहीं कहीं पे बाधा मिलेगा। ठीक है, जहाँ से हमने ये क्वेश्चन उठाया वहाँ पे भी इसका आंसर बाधा दिया है, लेकिन बाधा नहीं होता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता को हम एक पॉजिटिव वे में संसाधन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर ए। 7वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम बिना अधिगमनम। आपको पता होगा प्रोफेसर यशपाल के द्वारा ये सिफारिश की गई थी कि शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका समर्थन करता है एनसीएफ 2005। पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम बिना अधिगमनम इति नाम्ने प्रतिवेदने कानिचित अनुशंसान कृता निम्नलिखितेषु किम अनुशंसनम ना लग गया, मतलब क्वेश्चन क्या है? निगेटिव है, मतलब ऐसी कौन सी अनुशंसा है जो यशपाल समिति ने जिसका विरोध किया, मतलब जिसका समर्थन नहीं किया, जिसका अनुशंसन नहीं किया, जिसकी सिफारिश नहीं की। तो यशपाल समिति ने गृह कार्य मात्रा न्यूनीभूत, मतलब होमवर्क जो दिया जाए वो एक निश्चित मात्रा में दिया जाए, कम मात्रा में दिया जाए, इसकी सिफारिश की थी। बहुत अच्छी बात, पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन आपको गलत वाला निकालना है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका, ये नहीं, आपको गलत वाला निकालना है। बी ऑप्शन कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारिता मनोरंजिका चा भवेत, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक्टिविटी आधारित, मनोरंजन आधारित किया जाए। तो ये दोनों तो सही हो गए। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकेषु प्रतिबंधा भवत, यानी पाठ्य पुस्तक को क्या प्रतिबंध किया जाएगा, यही गलत बात है और यही आपसे पूछा जा रहा था, अनुशंसन ना। आंसर मिलेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रभावी अधिगमनाय छात्राः कीदृशा भवेयु, जिज्ञासापूर्ण सक्रिया च आज्ञाकारिणः, परीक्षा कृते सज्जता या फिर मौन व्रत धारिणः निष्क्रिया च। प्रभावी अधिगमनाय छात्राः कीदृशा भवेत। 8वां प्रश्न आपके सामने ये पूछा जा रहा है कि प्रभावी अधिगम के लिए छात्रों को कैसा होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अधिगम प्रभावशाली हो, इसके लिए क्या है? जिज्ञासापूर्ण हो बच्चे, सक्रिय रहें, एक्टिव रहें। आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे कि सक्रिय शब्द लगा है, मतलब चांसेस हैं कि इसके विकल्प, मतलब यही इसका उत्तर होगा।
ऐसे बहुत सारे हमने कीवर्ड बताए हैं। अगर आपने कीवर्ड वाला वीडियो नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। हम जो है निष्क्रिय वाले को साथ नहीं देंगे, निगेटिव ऑप्शन है, परीक्षा पे ज़्यादा बल नहीं देंगे। ऐसा बच्चा जो जिज्ञासु हो, सक्रिय हो, वो अच्छा सा अधिगम कर पाएगा। तो आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए संस्कृत हमारा विषय नहीं है, हालांकि सीटेट में हमने संस्कृत ही फिल किया था, जब भी हमने एग्जाम दिया संस्कृत से ही क्वालिफाई किया है। 26 से 27 नंबर थे संस्कृत में, तो हमें लगा कि आप लोगों की कुछ मदद हो जाएगी, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। कहीं ना कहीं उच्चारण में, अर्थ बताने में त्रुटि होगी तो हमें क्षमा कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कि आपको इन वीडियोस से कितनी मदद मिल रही है। निम्नलिखितेषु किम कथनम असत्यम, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। देखिए अगर आप बुक से मिलाएंगे इनके आंसर तो काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर में आप अलग अलग पाएंगे। ठीक है, हम आपको पेडागोजी के हिसाब से इसका आंसर बता रहे हैं कि आपके अंदर समझ विकसित हो। कोई ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएं और आप याद करके चले जाएं। तो समझ विकसित करिए, गलत ऑप्शंस को हटाना सीखिए, सही ऑप्शन तक पहुंचिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है स्वायत्त शिक्षार्थियों के संबंध में। तो स्वायत्त जो शिक्षार्थी होते हैं स्व अधिगमनाएं स्व उत्तराएं, मतलब स्व अधिगम करते हैं, अपने आप क्वेश्चन करते हैं, अपने आप उसका उत्तर देते हैं। बात तो सही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, गलत वाला ऑप्शन निकालना है आपको। देखिए स्वायत्त शिक्षार्थी ऐसे शिक्षार्थी होते हैं जो अपने द्वारा सीखने के लिए स्वयं को उत्तरदायी स्वीकार करते हैं, अर्थात जो छात्र स्वयं से सीखते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते, उनको हम कहते हैं स्वायत्त छात्र। वे अपने अधिगम के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन आपको निकालना क्या है, कौन सा कथन गलत है, तो ये तो होगा नहीं आंसर इसका। यहाँ पे कहा जा रहा है अधिगमनार्थ गतिविधिनाम आयोजनम क्रियान्वयम च कर्तुम उदिता भवन्ति, मतलब अधिगम के लिए गतिविधियों का आयोजन करना, उनका क्रियान्वयन करना, तो ये भी बात सही है। ठीक है, अधिगमनस्य एतस्य च प्रभाविता च निरंतरम समीक्षा, मतलब अधिगम में उसके बाद जो उसका प्रभाव पड़ता है उसकी निरंतर समीक्षा करते हैं, ये भी बात सही है। वैसे भी हमने आपको ट्रिक में बता रखा है कि अगर ऑप्शन में केवल लगा है तो वो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, निगेटिव ऑप्शन होगा, और निगेटिव ही आपसे निकलवाना चाह रहा है। वो केवल अनुमोदित पुस्तक पे डिपेंड नहीं होते कि जो पुस्तक अनुमोदित कर दी गई उसी से पढ़ें, वही स्रोत हो, उसी से प्रश्न उत्तर को पढ़ें। ठीक है, तो इसका आंसर मिलेगा 9 का ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोगों ने संस्कृत भाषा को स्वीकार किया है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो उन तक ये वीडियो आप पहुंचाइए। हम देखते हैं बाकी सारे अदर चैनल्स पे लोग कमेंट करते हैं सर संस्कृत पढ़ाइए, कोई आपकी नहीं सुनता है ना। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमें उतनी एनर्जी मिलेगी और वीडियोज़ हम आपके लिए लाएंगे संस्कृत की। बाकी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट बनी है, चेक करें। एक पर्यावरण का हमने वीडियो बनाया है 1 घंटे 46 मिनट का, उसमें NCERT पूरी कवर है चैप्टर वाइज, उसको जरूर देखिएगा। सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपने पढ़ लिया, बिल्कुल आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। विशिष्ट छात्राणाम बोधनाएं, विशिष्ट छात्रों के संबंध में, बोध के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो विशिष्ट छात्रों की जानकारी के लिए मुख्य धारा में प्रवेश करके, ठीक है, छात्रों के साथ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा ही होता है कि उसकी बोधता सामान्य से विशिष्ट की ओर, आप पढ़ते हैं ना विकास के सिद्धांतों में, सामान्य से विशिष्ट दोनों ही छात्रों में समान रूप से होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर मिला आपको। देखिए पृथक हम नहीं करेंगे, विशिष्ट छात्रों के लिए पृथक व्यवस्था नहीं करेंगे, विशिष्ट पाठचर्या नहीं, मुख्य धारा में जोड़ करके। समावेशी शिक्षा भी यही कहती है। प्रत्यक्ष अनुदेशनम अधिकृत्य कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी, अधिगम कर्तुम अध्यापकस्य अधिगम कर्तुम च श्रव्यदृश्य संसाधनानाम च अध्यापकस्य। प्रत्यक्ष अनुदेशन अधिकृत, यानी प्रत्यक्ष अनुदेशन अधिकृत में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अधिगमकर्ता की, अध्यापक और अधिगमकर्ता की, श्रव्य दृश्य संसाधनों की, ठीक है, या फिर अध्यापक की। तो सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होगी यहाँ पे, अधिगमकर्ता की। बाल केंद्रित शिक्षा में हम अधिगम बच्चे को सेंटर में रखते हैं। आंसर मिलेगा आपको पहला ऑप्शन, प्रत्यक्ष अनुदेशन को अधिकृत कर सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका अधिगमकर्ता की होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुदेशन अधिकृत सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका होता है, बच्चे का होता है। बच्चा ही नहीं होगा तो आप पढ़ाएंगे किसको। विस्तृत पदानाम प्रतीपक्रमः, विस्तृत पदानाम प्रतीपक्रमा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि विस्तृत पदों में प्रतीप क्रम कौन सा है। यहाँ पे देखिएगा अपोजिट लिखा है, प्रयोजक अप्रयोजक, मंत्र का मंत्रा, ये संस्कृत का हिंदी में लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो शब्द है चोर चुरति, अर्थात चोर चुराता है, चोरी करना,
चोरी करता है। तो ये क्या है, विस्तृत पद का प्रतिक्रम लिखा है। आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, परिप्रेक्षा। अब यहाँ से हम आपको बता दें परिप्रेक्षा का मतलब क्या होता है। परिप्रेक्षा का मतलब होता है प्रश्न पूछने की इच्छा। तो परिप्रेक्षा आधारित अधिगमनम, जो परिप्रेक्षा आधारित अधिगमन होता है, छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरित, यानी छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। छात्रेभ्यः चिंतनात्मकम प्रोत्साहनम न प्रयच्छति, प्रोत्साहन तक तो ठीक था लेकिन न प्रयच्छित करके ये ऑप्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, गलत हो गया। केवल लगा है, ऑप्शन सही नहीं होगा। छात्रेषु रचनात्मकम चिंतन ना पोषे, तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ना लगा है, क्योंकि प्रश्न था सकारात्मक। प्रश्न पूछने से आधारित अधिगम क्या होता है, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। परिप्रेक्षा आधारित अधिगम में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना होता है, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, भाषा अधिग्रमण समय धारा प्रवाहिता नाम सहजता संभाषणम पठनम लेखनम च शुद्धता लेखनम व्याकरण दक्षता या फिर सम्यक उच्चारण क्षमता। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, भाषा अधिग्रमण के समय धारा प्रवाहिता नाम, मतलब ये हुआ कि भाषा अधिग्रमण के समय कौन सा विकल्प यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च शुद्धतया। तो यहाँ पे भाषा जब बच्चा ग्रहण कर रहा होता है तो उस समय पर सहजतया मतलब स्वाभाविक रूप से रुचि, बोलने का कौशल, संभाषण मतलब बोलने का कौशल, पठनम मतलब पढ़ने से संबंधित, लेखनम मतलब लेखन कौशल। तो भाषा पर स्वाभाविक रूप से रुचि, बोलने का कौशल, पढ़ने और लिखने की अभिरुचि, ये सभी भाषा अध्ययन की धारा प्रवाहिता के संकेत कहलाते हैं। तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे संभाषण की भी बात हो गई, पठन की भी बात हो गई, लेखन की। अब आप सोच रहे बाकी क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेखन की बात कही जा रही है, यहाँ पे व्याकरण की, यहाँ पे उच्चारण की। तो इन सब से बेहतर ऑप्शन, और हमने आपको बताया था जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आप बड़ा ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। जस्ट वैसा ही यहाँ पे कुछ हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा अधिग्रहणों लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशंस मध्ये का भेदा। भाषा अधिगम अधिग्रहण के संबंध में कौन सा यहाँ पे क्या भेद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर क्या मिलेगा, अधिगमः प्रयासजन्या अधिग्रहणम साहजिकम। देखिए भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच में बहुत प्रकार के भेद हैं, लेकिन भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है, भाषा अधिग्रहण करना स्वाभाविकता का जनक कहलाती है। ठीक है, तो अधिगम प्रयासजन्य अधिग्रहण साहजिकम, मतलब ये हुआ कि जो भाषा अधिग्रहण है, भाषा अधिग्रहण भाषा का पारिवारिक परिवेश से संबंधित ज्ञान है, ठीक, और भाषा अधिगम भाषा का मूल अध्ययन है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर मिलेगा प्रश्न संख्या 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी। 15 प्रश्न हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्ययनम स्यात् मातृभाषाया अथवा प्रांतीय भाषाया, हिंदी भाषाया, राजकीय भाषाया या फिर सह राजकीय भाषाया। क्वेश्चन नंबर 16 है आप सबके सामने, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्ययनम, विद्यालय शिक्षण में पहली भाषा कौन सी होती है। सिंपल सी बात है, आप सभी को पता होगा, लेकिन जल्दबाजी में कुछ लोग हिंदी भाषा लगा देते हैं, गलत हो जाता है। आंसर मिलेगा मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। प्रांतीय भाषा का मतलब ये है बच्चा जो जन्म के बाद पहली भाषा सीखता है वही मातृभाषा होती है। कोई जरूरी नहीं कि मातृभाषा हिंदी भी हो, मराठी, अंग्रेजी कोई भी हो सकती है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चैनल को आपने अभी तक क्यों नहीं सब्सक्राइब किया? जब आपको यहाँ पे रेगुलर वीडियो मिल रहा है तो कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए। क्वेश्चन नंबर 17, श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वा वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण का महत्व किस प्रकार से है? पाठस्य अध्यापकस्य इकाई योजनाया या फिर नियोजन प्रक्रियाया। श्रेष्ठ शिक्षण में किसका महत्व होगा? तो सबसे महत्व ज़्यादा किसका होगा? अध्यापक का। अध्यापक ही जब तक सही नहीं होगा, शिक्षण विधियों का सही से प्रयोग नहीं करेगा, तो कैसे श्रेष्ठ शिक्षण हो पाएगा? तो श्रेष्ठ शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा महत्व किसका होगा? अध्यापक का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान् केन विधिना
शिक्षित, यानी प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से पढ़ाते थे, किस विधि से शिक्षा देते थे? आगमन विधि, व्याख्या विधि, अनुसंधान विधि, तो प्रयोगशाला विधि। देखिए तब प्रयोगशालाएं नहीं होती थी, अनुसंधान भी नहीं था, आगमन भी नहीं था। लेक्चर देते थे ऋषि मुनि और बच्चे सामने बैठ करके सुनते थे, मतलब व्याख्यान विधि ना। भाई जरूर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में हमारी जान होती है आप सबकी, ठीक है। कमेंट एक जरूर कीजिएगा, भले आपको अच्छा ना लगा हो तो आप बताइएगा, अच्छा लगा हो तब भी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक तो आप कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, व्याकरण शिक्षणस्य या नूतना रीति वर्तते, यानी व्याकरण शिक्षण की, नूतना का मतलब क्या होता है? नई रीति, ठीक है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए यहाँ पे नई रीति कौन सी? आगमन निगमन, समवाय रीता, पाठ्यपुस्तक रीति। हाँ बता दें आपको, शिक्षण विधियों पे भी 3 वीडियो बने हैं, संस्कृत की शिक्षण विधियों को हमने पढ़ाया है आपको, आप लोग देखते नहीं हैं। नहीं आपको सर्च करना आता है तो यूट्यूब में सबसे ऊपर लिखा करें संस्कृत पेडागोजी, संस्कृत शिक्षण विधि बाई वनडे एग्जाम स्टडी, आपको वीडियो मिल जाएगा। उपयुक्त सर्वा रीत्या, मतलब उपयुक्त सभी रीति जो हैं ये व्याकरण शिक्षण में इन रीतियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, संस्कृत शिक्षण से प्राचीना प्रणाली अस्ति, संस्कृत शिक्षण में प्राचीन प्रणाली कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, पाठशाला विधि या फिर उपयुक्त सर्वा। क्वेश्चन नंबर 20 आप सबके सामने 20वां प्रश्न है, इसका सही जवाब मिलेगा। ये सभी विधियां जो हैं, प्रत्यक्ष विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, पाठशाला विधि, ये सभी विधियां जो है प्राचीन विधि हैं। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न, शिक्षणस्य इति पदस्य यह अर्थः अस्ति, यहां से हम आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ट्रिकी वीडियोस का लिंक मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 से आपको अगले वीडियो से हम पढ़ाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस इस वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिक साधनम यत् वर्तते, इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार संस्कृताय, नमः संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद।